संघर्षों से आदमी महान बनता है और संघर्षों से ही हमारी आपकी पहचान बनती है। अगर इस समाज में, इस जहान में अगर आपको कुछ करना है तो आज से अपने आप को इस हौसले के साथ डाल लीजिए, ऐसा कल्पना अपने मन मस्तिष्क में सजा लीजिए कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। कुछ का मतलब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो करना है तो करना है। महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत है। उल्लिखित कर रखा हूँ पृथ्वी की गतियाँ। आपको ये टॉपिक बहुत बार मिली होगी और ऐसे आपने इस कंटेंट को बहुत से परीक्षा में पूछे जाते हुए देखा होगा। एक महत्वपूर्ण कंटेंट है, बिल्कुल सरल ढंग से आप हमारे साथ जुड़ कर के अपनी पूरी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कमेंट में, हर जगह में ये बात कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे हमारे साथ जुड़कर। मैं मानता हूँ कि आप तैयार हैं इस लड़ाई के लिए और अग्रिम शुभकामनाएं हमारी है आपको। पृथ्वी की गतियाँ, ये जो भेंट है, ये जो एक स्पेशल क्लास आपको दे रहा हूँ, इसका पूरा मानना है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो। पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है किस प्रकार से गति करती है। हमने अभी जाना इससे पिछले एपिसोड में कि पृथ्वी को लोगों ने क्या क्या कह दिया। अमूमन आर्यभट्ट साहब ने कह दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पाइथागोरस साहब ने कहा कि पृथ्वी गोल है। एरिस्टोटल साहब ने भी कहा पृथ्वी गोल है, उन्होंने चांद की छाया के माध्यम से बता दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण रिकैप के साथ हाजिर हूं, जहां आपकी एक अच्छा अब रनवे पे दौड़ने वाली है। अब आप अपने महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करने वाले हैं। पृथ्वी की गतियों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी हमारी दो प्रकार की गति करती है। एक तो जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं और एक तो जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण गति। मैं चाहता हूं कि आपके पास छोटे छोटे कंटेंट आए जिससे आप आसानी से हर चीज को, हर पहलू को आराम से समझ पाए। अभी फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं घूर्णन गति के बारे में। ये पृथ्वी की दो गतियां जिस पर परिक्रमण पे अभी मैं बिल्कुल फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा। घूर्णन गति के बारे में समझते हैं हम लोग। घूर्णन गति किसे कहेंगे, पृथ्वी की किस गति को घूर्णन गति कहते हैं। कुछ नाम उपनाम से क्लियर हो जाते हैं, कुछ नाम आपकी बातों से ही पहचान लिए जाते हैं। देखना जरा, घूर्णन गति किसे कहेंगे। हमारी जो पृथ्वी है कुछ इस तरीके की है। एक संरचना आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और ये इसका अक्ष है, ये चीज, और मैं एक काल्पनिक रेखा इस तरीके से डाल दे रहा हूं। अभी इसका मसला भी समझाऊंगा। हमारी पृथ्वी अपने इसी अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है। इसीलिए तो इस घूर्णन गति को अक्षीय गति भी कहते हैं। घूर्णन गति को और किस गति के नाम से जानेंगे, अक्षीय गति से। इसी घूर्णन गति के कारण हमारी जो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसीलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति। पृथ्वी की दो महत्वपूर्ण गतियां आपके सामने उल्लिखित हैं। इसमें एक गति ऐसी है जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का ही समय लेती है, यानी 24 घंटे का समय लेती है, यानी अल्प समय लेती है। और ये वाली गति 365 सही 1/4 दिन का समय ले जाती है, अतः ये दीर्घकालीन गति है। मैं उपनाम से परिचय करा रहा हूं आपका, अक्षीय गति, दैनिक गति, इसे हमने कहा अल्पकालीन गति। अल्पकालीन गति। हमें लगता है आप इसके उपनामों से अवगत हो पाए होंगे, क्योंकि ये जो उपनाम हमने रखे हैं, घूर्णन गति, अक्षीय गति, दैनिक गति, अल्पकालीन गति, और इसी गति को परिभ्रमण भी कहा जाता है। इसी गति को परिभ्रमण कहा जाता है, परिभ्रमण गति। अब एक बात समझ लीजिए आप, जिनके नाम इतने होंगे उनके काम कैसे कैसे होंगे ये मत पूछो, अजीब है। जिनके नाम ऐसे होंगे उनके काम अलग होंगे, उनके काम भी निराले होंगे।
ये एक चक्र है जीवन की तरह। आप बिल्कुल सहजता से लीजिए, पूरी टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। आप भूगोल को बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपनी तैयारी को मेंटेन कर पाएंगे अगर आप हमसे पूरे मनोयोग से जुड़ पाएंगे। मैं कहना ये चाहता था कि घूर्णन गति, अक्षीय गति, दैनिक गति, अल्पकालीन गति, परिभ्रमण गति जैसी गतियां, जिनके नाम अलग अलग मैंने आपके सामने समाहित रूप से रख दिया है, ये सब किसी एक के नाम है। ये सारे नाम किसी एक के हैं, अतएव हमें घबराना नहीं है। हमने कहा जिनके नाम इतने होंगे उनके काम कैसे कैसे होंगे, ये तो आपको भी पता है। जिनके नाम इतने हैं उनके काम ज़्यादा है। ये चक्र जो है, ये पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूमना है, ये जो अपना अक्ष है पृथ्वी का, अपने अक्ष पर घूमना ही अक्षीय गति है। इसके कारण दिन और रात होंगे। अल्पकालीन गति कहलाती है क्योंकि 24 घंटे में पूरी हो जाती है। अगली बात देखना, परिभ्रमण गति कहलाती है क्योंकि यह अपने अक्ष पर परिभ्रमण कर रही है। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं और आपको बता दूं, आपका एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा परिभ्रमण गति या सबसे ज्यादा वेग कहां पर होता है। पृथ्वी का परिभ्रमण वेग सर्वाधिक कहां होता है? नंबर 1 ध्रुवों पर, नंबर 2 भूमध्य रेखा पर, नंबर 3 कर्क रेखा पर, नंबर 4 मकर रेखा पर। ये सारी रेखाएं आप आगे भी पढ़ेंगे जब हम लोग अक्षांश देशांतर की बात कर रहे होंगे। बहरहाल फिलहाल आप इन 4 नामों से अवगत हो जाएं, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था हमने आपके सामने रखने का प्रयास कर लिया है। अगर हम बात करें, ये ध्रुव है, बात करें ये पोल है, मैंने पृथ्वी को सीधा कर दिया जबकि पृथ्वी सीधी नहीं है, जैसा दिखता है ऐसा है नहीं। पृथ्वी 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी है। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाला है, इसीलिए आप सोच के चलें कि हमें समझना है। अभी भूगोल का जो बेस होता है ना, अगर आप पृथ्वी का बेस ही नहीं समझोगे फिर इसके अंदर कैसे समझ पाओगे? बेस पकड़ना जरा। मैं कह रहा हूं ये मैंने सीधी बना दी है, तो ऐसे मान के चलना ये मैंने सीधा कर दिया है बस। ये इसका ध्रुव है, ये इसकी कर्क रेखा है, ये इसकी मकर रेखा है, ये आपका भूमध्य रेखा है। नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मैंने इसे कर्क रेखा कहा है और इसे मैंने मकर रेखा कहा है। ये सारी बातें आगे आने वाले एपिसोड में आपको मिलेंगी। मैंने इसे भूमध्य रेखा कहा है। अभी फिलहाल इनका काम बस इतना है, क्योंकि ये एक प्रश्न का जवाब देने वाले हैं, हमारे एग्जामिनर महोदय ने हमसे पूछा, अगर आपकी पृथ्वी अक्षीय गति कर रही है तो क्या हर जगह समान कर रही है? अगर आपकी पृथ्वी कुछ इस तरीके से लट्टू की भांति घूम रही है तो क्या हर जगह समान घूम रही है? तो ज्यादातर आपका मन मस्तिष्क यही कहने लगेगा कि शायद ये इसी पोल पर ज्यादा तेज से घूमती हो, क्योंकि लट्टू पोल पर ज्यादा तेजी से घूमता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लट्टू की कील को छोड़ दो, आप अपने बचपन के उस झरोखे में झांक लो, अगर आप लट्टू की कील को मन मस्तिष्क से निकालो कि कोई गोला घूम रहा है, तो जब लट्टू बहुत ही वेग से घूमता था तो हमें ऊपर की चीजें दिखाई देती थी, याद है ना? लेकिन बीच का हिस्सा हमें लगता था गायब हो गया है, क्योंकि बहुत ही वेग से अगर घूम रहा है तो इससे पता चल जाएगा आपको कि सर्वाधिक वेग कहां होने वाला है। सर्वाधिक वेग यहां था भूमध्य रेखा पर, और वो वेग भी मैं लिख देना चाहता हूं 1670 किलोमीटर प्रति आवर्स। ध्यान दीजिएगा, 1670 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी प्रति घंटा वेग किसका है? हमारी पृथ्वी के परिभ्रमण का भूमध्य रेखा पर इतना सर्वाधिक वेग है। आगे देख ले, 1275। यही तो कारण है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात का मान बराबर होता है मेरे भैया। यही कारण है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वेग सर्वाधिक है, अतः सूर्य की किरणें सर्वाधिक यहीं पड़ेंगी, अतः दिन और रात का मान क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अतएव भूमध्य रेखा सबसे ज्यादा ऊर्जावान क्षेत्र होगा। अतएव भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सदाबहार पौधे आएंगे। यहाँ खाते पीते घर के अच्छे स्वस्थ पौधे मिलेंगे जो अपनी पत्तियां नहीं गिराएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? सब कुछ यहीं से तो जुड़े हैं पहलुआ आपके। 1670 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से भूमध्य रेखा पर गति करेगा, परिभ्रमण गति करेगी हमारी पृथ्वी। 1275 किलोमीटर प्रति आवर्स गति करेगी कहां पर?
कर्क रेखा पर और 1275 किलोमीटर प्रति आवर्ष गति करेगी कहाँ पर, मकर रेखा पर। ध्रुवों पर जाने पर ये 0 किलोमीटर हो जाएगा, 0 किलोमीटर प्रति आवर्ष। बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंच चुका है। अब जरा ध्यान दें, एग्जामिनर इस जानकारी के तहत और क्या पूछ सकता है आपसे। अब वो पूछेगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर पृथ्वी की अक्षीय गति में क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 विकल्प, अक्षीय गति तेज हो जाती है। नंबर दूसरा विकल्प, अक्षीय गति समान बनी रहती है। तीसरा, अक्षीय गति में धीरे धीरे गिरावट आती है। अक्षीय गति अचानक गिर जाती है। लीजिए क्या खतरनाक विकल्प बना दिया हमने। सच में अक्षीय गति में धीरे धीरे गिरावट आती है, ये बात आप जान लें। धड़ाम से तो गिरेगी नहीं, धीरे 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 गिरते 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 ध्रुवों पर जाकर के पूरी तरीके से लेस हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैं आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके होंगे। जहां तक कि हमारी बात चल रही है, मैंने कहा जीवन आपका एक चक्र है। देखना जैसे इस तरीके से घूम रहे हो, दिन और रात बराबर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है, सोचना जरा। अगर ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है और इसके ठीक सामने हमारी ये पृथ्वी है, तो इसका आधा ही हिस्सा तो प्रकाशमान होगा। ये आधा हिस्सा, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं आपको समझने में। इसका आधा हिस्सा ही तो प्रकाशमान होगा, यानी पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होगा वहां पर दिन होगी, और जो भाग सूर्य के बाद होगा यानी पीछे होगा वहां रात होगी। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के गोल होने के कारण तथा, ध्यान से समझ रहे हैं, पृथ्वी के गोल होने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे हिस्से पर पड़ेगा, आधा हिस्सा सदैव अंधेरे में रहेगा। ऐसा गलत हो जाएगा। सदैव क्यों कहेंगे, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी फिर घूमेगी अपने अक्ष पर, अब पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। यानी जिन्होंने अभी लाभ कमाया हुआ है, अब वो दिन, जिनके पास दिन था अब वो रात में गुजर जाएगा। जिन्होंने लाभ कमाया है, ये जीवन का एक चक्र है। इसलिए मैंने कहा अभी मैं इस बात को एकदम अलग तरीके से बता भी देता हूं। जीवन एक चक्र की तरह है, आज है तो कल नहीं है। आप एक काया को देख लो, ऐसे ही घूमते 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 जिंदगी के सफर का अंत हो जाता है। हमारी आपकी मेहनत अपनी जिंदगी की ही लड़ाई में तो लगी हुई है। हमें हौसला केवल बना के रखना, जरा ध्यान देना। मैंने कहा कि ये आपकी पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान हो पाएगा। क्योंकि आधा भाग पृथ्वी का नहीं दिखाई देगा, अर्थात सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हमारी लगभग गोलाकार है। लगभग कैसी है? गोलाकार है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अंधेरे में रह जाएंगे। इसका तात्पर्य है ये भी कभी उजाला पाएंगे, इनकी भी जिंदगी में कभी रोशनी आएगी, हमारे आपकी भी जिंदगी में कभी प्रकाश आएगा। आप भी कभी अपने लक्ष्य को अचीव कर जाएंगे, आप भी कभी अपने पूरे परिवार को खुशियां दे जाएंगे। तो जी हाँ, जो आज अंधेरे में हैं कल यही उजाले में आएंगे। जिन्होंने आज आपको सताया है कल वही सताए जाएंगे। ये बात एकदम क्लियर है। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो ध्यान यहां देना है। अब ये हमारी पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी इधर की तरफ, यानी कुछ इस तरीके की। तो बहुत अलग अलग बातें आप जान रहे हैं भाई, सारी बातों को याद रखिएगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से अपना मोशन करेगी, रोटेट करेगी अपने आप को, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज गति कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करेगी। अब जरा ध्यान देना, अब ये कहाँ चले जाएंगे? जब ऐसे पृथ्वी गति करने लगेगी तो ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, यानी अब यहाँ अंधेरा होने वाला है, तथा इस बेचारे को जहाँ अंधेरा मिला था अब यहाँ प्रकाश आने वाला है। क्लियर है? इसीलिए आप ये मान के चले हमेशा कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ मोशन करती है, गति करती है, इसी वजह से तो दिन और रात होते हैं। क्योंकि अब कभी आप हमारे लाभकारी हिस्से को प्राप्त कर जाएंगे, यानी आप दिन को प्राप्त करेंगे और कभी आप रात को प्राप्त करेंगे। जहां दिन और रात विभाजित होते हैं ना,
इसे ही प्रदीप्त रेखा कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त कह लो या प्रदीप्त रेखा कह लो या प्रदीप्त लाइन कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जहां दिन और रात की घटना हो रही, जहां दिन और रात विभाजित हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, मेरा मानना यह है कि ये आपकी लाइन है। इधर वाले दिन का मजा उठा रहे हैं और इधर वाले रात का मजा उठा रहे हैं। इस चक्र को घूमना होगा, ये चक्र ऐसे ही घूमेगा। अब इधर वाले दिन का मजा उठाएंगे और उधर वाले रात की पार्टी कर रहे होंगे। ये जो कार्यक्रम है ये किसी एक के लिए नहीं है, अपनी धरा पर रहने वाले, अपनी वसुंधरा पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए यही फार्मूला है, यही फार्मूला है। बार बार मैं आपसे ये कहता भी गया कि दिन और रात जो हो रहे हैं ये एक चक्र की भांति है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? चक्र इसलिए कि मान के चलना, मैंने किसी फल को देखा, अपने जीवन से जोड़ रहा हूं। मैंने एक फल को देखा, बेचारी आंखें हैं, नादानी कर गई। मैंने एक फल को देखा, प्यास जगी मेरे दिल में है। बात समझ रहे ना? मैंने एक फल को देखा, प्यास जगी मेरे दिल में, मेरे कदमों ने गुस्ताखी की। कदम क्यों? क्योंकि कदम चले जाने लगे। मेरे कदमों ने गुस्ताखी की, बेचारा विवश था, मेरे हाथों ने वो काम किया। मेरे कदमों ने गुस्ताखी की, मेरे हाथों ने वो काम किया। फिर हाथों से लाने के बाद किसे? उस फल को मेरे होठों ने उसे चूमा है, फिर दांतों ने उसे काटा है। सोचा कहानी कहां से शुरू हुई है? आंख से। आंखों ने देखा है, दिल में भाव जागे हैं, पैर चलकर चले गए और हाथों ने फल तोड़ा है। हाथों ने तो फल तोड़ा है और होठों ने उसे चूमा है, दांतों ने उसे काटा है। इसके बाद का जो कार्यक्रम है, यहां तो वो रह नहीं सकता, हमारे पेट ने उसे आश्रय दिया है ना? और मान लो उस माली ने हमें देखा हो, उस बगीचे के मालिक ने हमें देखा हो जिसका फल हमने तोड़ा हो। अब वो मार पड़ेगी हम पर तो पीठ पर, और आंसू आएंगे कहां से? आंख से। सजा मिली किसे? जिसने काम किया था। तो समझना जरा, ये जीवन का जो चक्र है हकीकत में ऐसा ही है कि काम इन्होंने शुरुआत किया तो सजा भी इन्हीं को मिलेगी, वो घूम करके आएगी, एक चक्र की भांति आएगी। तो आज जिन्होंने दिन का मजा उठाया है, कल वही रात का भी फल पाएंगे, कल वही रात का भी आप कहने सजा उठाएंगे। यहां तक की बात अब आप स्पष्ट कर पाए होंगे। मैंने जिस कार्यक्रम की बात की, जिस रूपरेखा का निराकरण हम लोग अपने सामने ले रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम जान लेंगे, यहां तक की बातें क्लियर है। अब मैं बता दूं कि आप ये बात जान चुके हैं तो ये कार्यक्रम जान लें कि घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है। अगर घूर्णन गति है तो क्या होगा? पहली बात, दिन और रात होगा। दिन रात की घटना किसके कारण होती है? तो बताइएगा, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण होती है। और देखना, पवनों का विक्षेपण होता है, पवनों का विक्षेपण होता है। पवनों का विक्षेपण का मतलब हुआ पवन का मुड़ना। पवन का मुड़ना यानी अगर ये घूम न रही होती, परिभ्रमण न कर रही होती, तो पवन अचानक कैसे मुड़ जाते? मुड़ने के और भी कारण है, चट्टाने हैं, हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, और भी कारण है, उल्का पिंड है, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें एक कारण यह भी है, आपकी पृथ्वी का घूर्णन। पवनों का विक्षेपण होगा जिसे हम कॉरियोलिस, याद रख पाएंगे, कॉरियोलिस प्रभाव कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक हैं जिनके नाम, इन्होंने इस पवन का विक्षेपण के बारे में बताया हुआ था, इसलिए इसे कॉरियोलिस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। यह काम इन्होंने 1835 ईस्वी के दौरान किया था। ये सारी बातें आप जान चुके हैं। एग्जामिनर क्या करता है? सीधा कहेगा कॉरियोलिस प्रभाव पृथ्वी की किस गति के कारण है? तो घूर्णन गति के कारण है। कॉरियोलिस प्रभाव का मतलब क्या है? तो कह दीजिए पवनों का विक्षेपण है। क्लियर होगी बात? यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है, एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक सूर्य हमें दिखा किस तरफ है? पूर्व की तरफ। क्यों? सूर्य हमेशा पूरब की तरफ ही क्यों निकलता है? इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा कर रही है, तो मेरे भैया जो सामने आने वाले हैं वो किधर से आएंगे? आगे से ही ना। आप जरा देखो, बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने हमेशा जब आसमान की तरफ कभी भी अपने दीदार किए होंगे तो हमने यही पाया होगा कि सूर्य हमेशा, सूर्य क्या, चांद भी या अन्य खगोलीय पिंड भी पूरब से पश्चिम की तरफ आते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ परिभ्रमण कर रही है। ध्यान देना, तो सूर्य का पूरब में निकलना, सूर्य का पूरब में निकलना तथा अन्य खगोलीय पिंडों का, अन्य खगोलीय पिंडों का पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हुए दिखाई देना, जाते हुए दिखाई देना। ये कारण किसका है? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, इसलिए ऐसा माहौल हमारे सामने क्रिएट हो रहा है। कोई डाउट नहीं ना? अब जरा ध्यान दें, अगर ये काम हो रहे हैं, आप एक बात और भी याद कर लें, यहां पर ज्वार भाटा, ज्वार बड़ा हो या तेज, यानी भाटा छोटा हो या बड़ा, ज्वार बड़ा हो या लघु, उससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन ही एक कारण नहीं है मेरे भैया। आप पढ़ेंगे चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ज्वार आते हैं, परंतु घूर्णन भी एक कारण है जिसकी वजह से ज्वार आते हैं। क्लियर समझ पा रहे हैं ना? ज्वार का एक कारण यह भी है, बाकी सूर्य और चंद्रमा तो जिम्मेदारी उठाएंगे ही उठाएंगे। तो ज्वार भाटा का आना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण है। आप मान के चलना, अगर मैं ये कह दूं कि आज मैं इस पृथ्वी को ऐसे रोक देता हूं, यह भी एग्जामिनर पूछ सकता है, यदि पृथ्वी के घूर्णन को रोक दिया जाए, यानी हमारी पृथ्वी जो घूम रही है 1670 किलोमीटर प्रति आवर्ष की रफ्तार से भूमध्य रेखा पर, यदि मैं उसके वेग को यूं रोक दिया जाए, यानी उसको पकड़ लिया जाए और पृथ्वी के वेग को रोक दिया जाए, तो क्या होगा? जानते हो क्या होगा? जहां दिन है वहीं दिन रह जाएगा मेरे दोस्त। देखो, जहां दिन है वहीं दिन रह जाएगा, जहां रात है वहीं रात रह जाएगी। आप जरा बताना, सारा काम स्थिर हो जाएगा, मौसम जैसा का तैसा रह जाएगा, कोई परिवर्तन होने वाला अब नहीं है। अतएव क्या? अतएव हमें अब पलायन करना होगा, हमारा सफर अब शून्य हो गया, यानी अब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। तो ध्यान देना, एग्जामिनर ऐसा उल्टा करके ना आपसे प्रश्न कर सकता है कि अगर मैं पृथ्वी को रोक ही दूं, आपके इस अच्छी गति को जिसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हो, अगर मैं इसे बंद कर दूं तो क्या होगा? तो बंद होगा भैया, तो इसी का विपरीत सब कुछ हो जाएगा। और क्या होगा? ये जो सारा काम है ये सब बदल जाएगा, सारे काम अलग हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे। हम लोग जहां पृथ्वी की गतियों में शामिल हैं, हम जहां एक अपने महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट से अभी जुड़ पाए हैं, जहां हमने आपको घूर्णन गति के बारे में अभी सारी रूपरेखा आपके सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, इसे अक्षीय गति कहेंगे। इसकी वजह से दिन रात होते हैं, इसलिए इसे दैनिक गति कहते हैं। ये अल्पकालीन गति है, कम समय में पूरी हो जाती है, यानी इसे केवल इतना समय लगेगा 23 घंटा 56 मिनट और कितना फिर मेरे दोस्तों 4 सेकेंड, है ना? यानी लगभग हम इसे 24 घंटा के आसपास मान लेते हैं। ये क्लियर है? इतना वक्त लगता है हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में। अतएव हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसी वजह से होते हैं। दिन और रात का जहाँ से कार्य विभाजन हुआ है, वह क्षेत्र जहाँ दिन है और जहाँ ये रात है, एक काल्पनिक रेखा को हमारे भूगोलवेत्ताओं ने खींच रखा है। उन्होंने कहा कि इस रेखा को क्या मान लीजिए, इस वृत्त को क्या मान लीजिए, प्रदीप्त वृत्त कह लीजिए, प्रदीप्त रेखा कह लीजिए। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, इसलिए इसे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त गति कह लीजिए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई हैं। हमारा ये जो पृथ्वी आप देख पा रहे हैं, आगे इसके संबंधित जितने भी प्रश्न हम बन सकते थे, हमने आपके सामने रखने का भी प्रयास किया है। ध्यान यहाँ केवल एक बात और देना, हमने अपनी पृथ्वी को झुका हुआ दिखाया है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार हमारे एग्जामिनर महोदय ने हमसे पूछ लिया है। 23.5 अंश झुकी हुई है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, 23.5 अंश झुकी है। इसका मतलब यह एक काल्पनिक रेखा खींच ली गई है। अगर हम इसके वास्तविकता पर जाएं तो ये एक समतल मामला बनेगा, और ये जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये 66.5 अंश। इस बात को भी ध्यान देना, अच्छे एग्जामों में यही प्रश्न पूछा जाता है। और हमारे
बच्चों को ये जानकारी नहीं हो पाती, हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाती, हम स्टूडेंट्स जब वहाँ सामना कर रहे होते हैं तो हमें लगता है ये क्या हो गया, ये 66.5 कहाँ से आ गया। इसका सीधा कारण समझना, ये जो काल्पनिक रेखा है और ये जो वास्तविक है, वास्तविक बिंदु यानी किसी भी गोले का वास्तविक बिंदु कहाँ होना चाहिए, एकदम सेंटर में होना चाहिए ना मेरे दोस्त, सेंटर में होना चाहिए। लेकिन आप तो कह रहे हो यहाँ पर है 23.5 अंश, पृथ्वी ऐसे झुक करके घूम रही है। अरे बाबा आपने ही तो झुका के बात किया है, मैं तो चाहूँ इधर से जाकर के सीधा देखूं उसे, लेकिन नहीं, 23.5 अंश झुकी है, इसीलिए मैं इसे एक काल्पनिक रेखा मान लेता हूं। ये मामला तो 23.5 अंश का है। आपको पता है एक ये समतल कोण हो गया, यानी समतल अक्ष हो गया। किसी भी गोले का अगर ये बात की जाए तो इसे आप क्या कहोगे, इस गोले का ये समतल अक्ष बोलोगे ना, और यहां से यहां तक का कोण कितना होता है, 90 अंश का। और जब यहाँ 90 डिग्री है पूरा का पूरा मामला, और अगर इसमें से 23.5 अंश आप गायब कर दोगे तो ये इतनी बातें क्या निकल के आएंगी, 66.5 अंश। यानी किसी भी हमारी पृथ्वी का एक्सिस जो झुका हुआ है वो वास्तविक तल से कितने अंश का कोण बनाता है। अगर आपका एग्जामिनर ऐसा प्रश्न आपसे कर जाता है तो आप उसे 66.5 अंश बता दीजिएगा। मौसम की तरह कहीं आप भी बदल तो नहीं जाओगे। कभी सोचा आपने कि हमारे मौसम क्यों बदलते हैं? कभी सोचा आपने कि हम लगातार अलग अलग मौसम से क्यों मुखातिब होते हैं? कभी आपने देखा अपने आप को, कभी आपने समझा कि हम मौसम की तरह क्यों बदल जाते हैं? क्यों बदल जाते हैं बाबा? कभी हम ऐसे ही हल्का फुल्का कपड़ा पहन करके घूम रहे होते हैं, कभी हम स्वेटर अपने ऊपर डाल लेते हैं, ऐसा क्यों हम बदल रहे हैं मौसम की तरह? और मौसम ये क्यों बदल जाते हैं, इसका सीधा कारण है, ध्यान देना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, अक्ष पर झुकी ना होती तो मेरे दोस्त कभी मौसम नहीं बदलते, मौसम नहीं बदलते। इसका मतलब आप जान पाए हैं कि मौसम का बदलना पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण है। पृथ्वी का जो अक्षीय गति है इसी के कारण ही मौसम बदल रहे हैं, और आपके सामने ये मौसम का बदलना भी प्रतीत हो रहा है। मैं इसको अन्य भी कॉन्सेप्ट में अलग भी तरीके से अभी आपको रोचक कहानी के साथ मौसम क्यों बदल जाते हैं ऐसे भी टाइटल के साथ आपके प्लेलिस्ट में ऐसी भी चीज़ें आएंगी जहां इस बात को और भी क्लियर आप कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की कंटेंट आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी और आप इस कंटेंट को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर ये कंटेंट आपको बेहतर लगा हो और आप पूरी बातें घूर्णन गति के बारे में समझ पाए हैं, रही बात अच्छी झुकाव के बारे में, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कह दिया है कि रोचक प्लेलिस्ट में, रोचक तथ्यों के प्लेलिस्ट में ये बात मैं जरूर जोड़ूंगा। अलग अलग तरीके से पूरी कहानी आपके सामने आने वाली है। बहरहाल आज का जो मेरा लक्ष्य था, मेरा ये बताना था घूर्णन गति के बारे में। क्या आप इस घूर्णन गति के बारे में पूरी तरीके से अवगत हो पाए हैं? यदि अवगत हो पाए हैं तो एक तो लाइक तो बनता है आपका, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और हम इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप पूरे विश्वास के साथ, पूरे लगन के साथ अनवरत रूप से अपनी तैयारी को आयाम दे रहे हैं, इसी उद्देश्य और इसी आशा और शुभकामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलता हूं नए कंटेंट में, एक नए एपिसोड के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।